मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अत्यंत मज़े में होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। आपकी तैयारी को और समृद्ध करने के लिए आज मैं प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2022 अंक का राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी को अत्यंत पसंद आएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और तैयारी कर रहे अपने मित्रों को भी शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और मेरा ये भी कहना है कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद एक प्रतियोगिता दर्पण का जो ऑफलाइन रिव्यू है, फास्ट रिव्यू आप करें और आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। और जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ उसको आप बिना स्किप किए प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखें, सुनें। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में 11 फैक्ट है। जो पहला है वो है 70 वर्ष पूर्व विलुप्त घोषित चीतों की भारत की धरती पर वापसी। नामीबिया से लाए गए 8 चीते भारत में बसाए गए। जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत में एक ऐतिहासिक पहल सितंबर 2022 में उस समय हुई जब 70 वर्ष पूर्व देश में विलुप्त घोषित चीतों का पुनर्वास देश में हुआ। इसके लिए अफ्रीकी राष्ट्र नामीबिया से 8 चीते वायुसेना के बोइंग मालवाहक विमान के द्वारा 17 सितंबर 2022 को भारत लाया गया, जिन्हें मध्य प्रदेश में श्योपुर स्थित कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया। ठीक है। और इसी प्रकार 12 अन्य चीते दक्षिण अफ्रीका से भी भारत लाए जाने। ये मुख्य बातें इसमें और भी है कि नामीबिया के साथ हस्ताक्षरित समझौतों के तहत 8 चीतों, जिसमें 3 नर और 5 मादा है, को लेकर वायुसेना के विशेष मालवाहक विमान, जिसके फ्रंट का चीते जैसा चित्रण किया गया था, उससे 16 सितंबर की शाम नामीबिया से उड़ान भरी थी और 12 घंटे की उड़ान के बाद यह ग्वालियर हवाई अड्डे पर पहुंचा। ग्वालियर से हेलीकॉप्टर्स के द्वारा इन्हें कुनो राष्ट्रीय पार्क पहुंचाया गया, जहां इनके प्रवास के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। इनमें से 3 चीतों को पिंजरों से निकालकर बाड़े में छोड़ने का कार्य स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर किया और शेष 5 चीतों को भी बाद में दूसरे बाड़े में छोड़ा गया। यहाँ पर एक बात और भी हम लोग जाने कि इसमें जो है ऐसा कर दिया गया है कि आप उसका जो है ना लोकेशन, वो सारी चीज़ें वो ट्रैक कर सकते हैं। वो रेडियो कॉलर लगा दिया गया है वो सभी चीज़ों को। ठीक है, ताकि उस पर पूरी निगरानी रखी जा सके। उसके 8 चीतों के गले में रेडियो कॉलर लगा दिया गया है, जिससे उसकी पूरी निगरानी की जा सके। आगे बढ़ते हैं और उल्लेखनीय तथ्यों को से अवगत होते हैं कि उनका जो प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो संबोधन किया गया, जो संबोधित किया गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने समय से पहले बाघों की संख्या को दुगुना करने का भी लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने ये भी याद किया कि एक समय में असम में एक सींग वाले गेड़ा का अस्तित्व भी खतरे में था, लेकिन आज उनकी संख्या भी बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में हाथियों की संख्या भी 30,000 से अधिक हो गई है। और श्री नरेंद्र मोदी ने आर्द्र भूमि के विस्तार के लिए भारत की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और जरूरतें आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी पर निर्भर है। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि आज देश में 75 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिनमें से 26 स्थलों को पिछले 4 वर्षों में जोड़ा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उनका प्रशंसनीय कदम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल किए जाने के 1 सप्ताह के बाद ही मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल के द्वारा निर्मित स्टेल्थ का मतलब हो कि रडार की नजर से बचने में सक्षम युद्धपोत है और इसका नाम है तारागिरी। और इसका जलावतरण हुआ 11 सितंबर 2022 को मुंबई में किया गया। ठीक है, और इसकी विस्थापन क्षमता 6670 टन है। ठीक है, अब यहाँ उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के कारण 11 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शोक होने के कारण
तारागिरी युद्धपोत का 11 सितंबर को जलावतरण अत्यंत सादे समारोह में ही किया गया। ज्वार भाटे की स्थिति को देखते हुए ही इसके जलावतरण के लिए यह तिथि निर्धारित की गई थी तथा अंतिम समय में इसमें परिवर्तन संभव नहीं था। स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी का यह नामकरण भारतीय नौसेना में 1980 से 2013 के दौरान शामिल रहे INS तारागिरी के नाम पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल QRSAM का सफल परीक्षण। देश में विकसित सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का एक सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 8 सितंबर 2022 को किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको DRDO द्वारा यह परीक्षण सेना के साथ मिलकर किया गया। DRDO के अनुसार परीक्षण के दौरान इस अति आधुनिक मिसाइल में लगी सभी प्रौद्योगिकियां और प्रणालियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत के संरक्षण और प्रदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जिसको कि हम लोग कह सकते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, एब्रीविएटेड ये है NMHC की स्थापना पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुजरात के लोथल क्षेत्र में की जा रही है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक के भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने वाले इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोरोना के लिए देश में विकसित नेजल वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को औषधि महानियंत्रक की मंजूरी। कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष में भारत को एक बड़ी सफलता सितंबर 2022 में उस समय मिली जब भारत बायोटेक के द्वारा कोरोना के लिए विकसित नेजल वैक्सीन, नेजल मतलब नाक के रास्ते से ही जाने वाली वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी देश के औषधि महानियंत्रक जिसको कि हम बोलते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और एब्रिविएटेड है DGCI ने प्रदान की। ये कोविड-19 वायरस से सुरक्षा के लिए नाक से दिया जाने वाला पहला देसी टीका है और टीके के तीसरे चरण के परीक्षणों के बाद ही 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए ये DGCI के द्वारा यह अनुमति 6 सितंबर 2022 को प्रदान की गई। ठीक है, और इसे मान्यता प्राप्त होने की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने इसे कोरोना महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई के लिए एक बड़ा कदम बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सदस्यता के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा संस्तुत नामों की सूची शिंदे सरकार ने वापस मंगाई। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेपाल यात्रा के दौरान भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना अध्यक्ष की मानद रैंक। रक्षा संबंधों के सिलसिले में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 4 से 8 सितंबर 2022 को नेपाल की यात्रा की, जहां काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नेपाली सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कार्की ने किया। 5 दिन के नेपाल प्रवास के पहले ही दिन नेपाली सेना के मुख्यालय में बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की और अपने समकक्ष नेपाली जनरल प्रभुराम शर्मा और अन्य प्रमुख सैन्य अधिकारियों के साथ वार्ता उन्होंने की। 5 सितंबर को जनरल पांडे ने नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से शीतल निवास जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर मुलाकात की, जहां एक समारोह में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक राष्ट्रपति ने उन्हें प्रदान की। 1950 से शुरू हुई इस परंपरा के तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को अपनी सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PM श्री स्कूल योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का प्रणयन कर विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर की। PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत केंद्र, राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय की सरकारों के द्वारा संचालित चुनिंदा स्कूलों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित करते हुए विकास कर इन्हें मॉडल स्कूलों की तरह विकसित किया जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश में अपराध आंकड़ों के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बीते वर्ष 2021 के दौरान भारत में अपराधों के आंकड़ों के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट 30 अगस्त 2022 को जारी की गई। और रिपोर्ट में जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो इस प्रकार से हैं कि ये जो है हिंसक अपराधों की दर सबसे अधिक असम में है, उसके बाद ये दिल्ली में है, और हिंसक अपराधों की जो दर न्यूनतम है वो राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, हिंसक अपराधों में के मामलों में 2021 में सबसे अधिक वृद्धि ओडिशा में दर्ज की गई। अगर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हत्या के सर्वाधिक मामले देखें तो वो झारखंड में है। ठीक है, और इस तरह से जो है ये पूरा डाटा है। एक बार आप इसको वैसे इसमें बहुत सारी बातें जो है वो सिर्फ आप एक सरसरी निगाह से देख लें, और परीक्षा के दृष्टिकोण से इससे कुछ कम ही फैक्ट पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो 8 सहयोगी संगठन 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन के साथ संबंधों और देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों के साथ साथ हिंसक मामलों में संलिप्तता के चलते सरकार ने कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर 5 वर्ष का प्रतिबंध सितंबर 2022 में आरोपित किया है। संगठन के देश भर में स्थित विभिन्न ठिकानों पर पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की बड़ी पैमाने पर छापेमारी और गिरफ्तारियों के बाद इस संगठन के संबंध इस्लामिक स्टेट वो अन्य आतंकी संगठनों के साथ देखते हुए इस पर 5 वर्ष का प्रतिबंध कड़े आतंकवाद रोधी कानून UPA एक्ट अवैधानिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत आरोपित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 29 सितंबर 2022 को हुआ। यह खेल गुजरात में 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट वो भावनगर में खेले जाने हैं। 7 वर्षों के अंतराल के बाद देश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। इससे पूर्व 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में आयोजित किए गए थे। 36वें राष्ट्रीय खेल मूलतः गोवा में 2016 में ही होने थे, लेकिन विभिन्न कारणों से इनका आयोजन टलता गया और अंततः अब गुजरात में ये कराए गए हैं। गुजरात को पहली बार ही राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। इन खेलों का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया। 1 लाख से अधिक दर्शकों की उपस्थिति में संपन्न रंगारंग उद्घाटन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। 36 खेलों की स्पर्धाएं 36वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल है। 10 अक्टूबर 2022 तक चलने वाले इन खेलों में देश के लगभग 7000 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। इन खेलों का शुभंकर साबज अर्थात एशियाई शेर है, जबकि खेलों का गीत जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक शुभारंभ यद्यपि 29 सितंबर से हुआ है, विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 30 सितंबर से 9 अक्टूबर को होने के कारण इन खेलों की टेबल टेनिस स्पर्धाएं पहले ही 20 से 24 सितंबर को करा ली गई थी। और यह जो ये सारी बातें हैं जो कि आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम प्रतियोगिता दर्पण में जो अंकित है और जो जिस तथ्यों को लेकर मैं आप तक पहुंचा पाया, और इन तथ्यों को पहुंचाने के लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका, प्रतियोगिता दर्पण संपादकीय टीम, प्रकाशक और प्रकाशन, इस सारे जो भी टीम है इस प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित सबों का अत्यंत आभार प्रकट करता हूं, और इनके ही सौजन्य से मैं आप तक इन महत्वपूर्ण तथ्यों को पहुंचा सका। तो मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, आप इसको देखें, सुने, बार बार देख लें, और एक बार आप प्रतियोगिता दर्पण का ऑफलाइन फास्ट रिव्यू अवश्य करें। इससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।